चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल। तो हम कर रहे थे चैप्टर 1। आज हम तकरीबन तकरीबन ऑलमोस्ट इसको कंप्लीट कर लेंगे। एक छोटा सा टॉपिक इसका रह जाएगा, हम उसको नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिला के इंशाल्लाह कल अगला चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। उसके बाद सैटरडे को हमारा टेस्ट होगा पूरे के पूरे चैप्टर 1 का, और इसी तरह फिर अगले फ्राइडे को जो होगा वो जितना हमने नेक्स्ट थर्सडे तक पढ़ लिया होगा उसका टेस्ट होगा। तो ये शेड्यूल याद रखना है बेसिकली, और ये आपने मुझे रिमाइंड कराना है पुत्र। अच्छा, आवाज़ क्लियर है पुत्र? जी सर, क्लियर है। ओके, गुड हो गया। तो लिहाजा ये चीज़ें आप मुझे याद कराते रहा करें टाइम टू टाइम। मुझे वैसे याद तो रहता है, शेड्यूल मेरे मौजूद होता है, लेकिन फिर भी बंदा कहीं ना कहीं मसरूफ़ हो जाता है। ओके, तो लिहाजा क्या कहते हैं, सैटरडे को इस चैप्टर का टेस्ट होगा, क्वेश्चन होंगे, जाहिर बात है थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे, और पूरे चैप्टर का होगा। मतलब इसमें एक टॉपिक जो हमने रीड नहीं किया उसका भी टेस्ट होगा, वो आपने रीड करना है उसका। हाँ, जो आंसर होगा आप देख के लिख सकते हैं, उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है, लेकिन बहरहाल वो भी टेस्ट में इंक्लूड है। ये एक तरीकाकार है तैयारी का, इस चीज़ के ऊपर आप क्वेश्चन मत करें। ओके, तो आज हम आगे मूव करते हैं। बेसिकली हम पीछे पढ़ के चुके हैं, हम थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था लॉ का, थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने डिस्कस किया था, फिर हमने टाइप्स ऑफ लॉज देखे थे कि भाई सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ ये क्या होते हैं, और उसके बाद फिर हमने थोड़ा सा इस चीज़ को देखा कि भाई इनके दरम्यान में डिफरेंस क्या होता है, और हमारे सोर्सेज ऑफ लॉ कौन से हैं, जिसके अंदर हमने लेजिस्लेशन वगैरह देखी, इसी तरह हमने प्रेसिडेंट देखे, इस तरह हमने कस्टम्स वगैरह और एग्रीमेंट, इनको हमने डिटेल में देखा। फिर हमने थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को डिस्कस किया कि भाई ये कैसे काम करता है वगैरह वगैरह। तो टोटल रटा टॉपिक है, हमने उसके ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, हम इंशाल्लाह उसको एंड पे रिजर्व कर लिया। फिर कल हमने बेसिकली जो मेन चीज़ पढ़ी थी वो थी हमारा गवर्निंग स्ट्रक्चर। तो लिहाजा कल हमने आपको मुख्तलिफ किस्म के गवर्निंग स्ट्रक्चर का आइडिया दिया, थोड़ा सा बादशाही निज़ाम का, थोड़ा सा खिलाफत वाले निज़ाम का, इसी तरह थोड़ा सा डिक्टोरियलशिप का, और इसी तरह जमहूरियत का। ये वो निज़ाम है जिनका हमें पता है कॉमनली, और जो प्रैक्टिस होते हैं। नहीं तो सरदारी निज़ाम भी होते हैं, कबायली निज़ाम भी होते हैं, हुकूमती निज़ाम बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जिनका हमें मेजर पता है, जिसमें हमने खिलाफत देखी नहीं, बहरहाल हमने सुन रखी है, हमारे खलीफुलफाए राशिदीन भी मौजूद रहे हैं, तो हमें बहरहाल उसका आइडिया है कि भाई उसमें एक मजलिस शुरा होती है, लेकिन जो सुप्रीम अथॉरिटी होती है वो खलीफा के पास होती है, खलीफा वक्त के पास होती है, और बेसिकली वही सारा चीज़ को डिसाइड करने वाला होता है। लेकिन मजलिस शुरा होती है, मुशावरत होती है, कोई अपर हाउस लोअर हाउस नहीं होता, एक जनरल जो है वो पब्लिक को इन्वॉल्व करके उसमें मशवरा किया जाता है। उसके बाद फिर हमने डिक्टोरियलशिप देखी, तो 22 में डिक्टेटर होते हैं। हमने इसमें मुशर्रफ की एग्जांपल ली, जो अपने शुरू के कुछ टाइम पे डिक्टेटर एज ए डिक्टेटर रन करता रहा, उसने हुकूमत गिरा दी, कोई असम्बली नहीं थी, कोई जनरल पब्लिक की रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, ऐसे ही बस जो काम था वो कहते हैं ना कि वो चल रहा था। फिर हमने जनाब जी उसके बाद थोड़ा सा बादशाही निज़ाम को भी डिस्कस किया कि ये कैसे रन करता है। तो इसमें भी कोई मजलिस वगैरह नहीं होती, कुछ नहीं होता, बादशाह जो होता है वो सुप्रीम अथॉरिटी होती है। ये निज़ाम जो प्रैक्टिस हो रहा है नॉर्मली सऊदी अरब, यूएई वगैरह, इसी तरह आप और भी जो ख़ास तौर पे ये मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, इनके अंदर यही चीज़ है। वरनोई दारुल इस्लाम हो गया और मालदीव वगैरह हो गया, यहाँ पे बादशाही निज़ाम चलता है। उसके बाद फिर हमने डेमोक्रेसी के ऊपर बात की कि डेमोक्रेसी क्या होती है। तो लिहाजा डेमोक्रेसी में हमने देखा कि ये जनरल पब्लिक की बेसिकली ये एक बहुत लेट है, मतलब एक मॉडर्न सेटअप है, और मॉडर्न आप इसे मैं कहूँ तो खबासत कह सकते हैं जो हमारे ऊपर लगाई गई है। ये बेसिकली अमेरिका जो था वहाँ से ये सेटअप एक स्टार्ट हुआ, सिस्टम स्टार्ट हुआ, और उसके बाद फिर ये ओवरऑल फैलता गया, और तकरीबन इस टाइम 80 to 85% कंट्रीज़ में यही निज़ाम प्रैक्टिस हो रहा है। तो इसमें क्या होता है कि जनरल पब्लिक जो है वो मेन अथॉरिटी में होती है। तो वो क्या करती है कि वो अपने नुमाइंदे मुंतखब करती है, और फिर इस तरह वो असम्बलीज़ में जाते हैं, जिसमें 4 पिलर होते हैं। डेमोक्रेसी के अंदर 4 पिलर होते हैं। कौन से? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, नेशनल असेंबली एंड सेनेट। तो ये 4 पिलर होते हैं। कल हमने इन चारों पिलर की कंपोजिशन वगैरह देखी कि ये कैसे काम करते हैं, इनको कैसे बनाया जाता है, इनका पर्पस क्या होता है, इनके मेंबर्स कैसे आते हैं, ड्यूरेशन क्या होता है, वगैरह वगैरह सारा कुछ हमने प्रेसिडेंट का भी देखा, प्राइम मिनिस्टर का भी देखा। उसके बाद पांचवा निज़ाम जो इस टाइम हमारे पाकिस्तान में प्रैक्टिस हो रहा है वो अल्लाह करेसी। तो खैर ये एक निज़ाम ऑफिशियल नहीं है, लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ तो यही निज़ाम प्रैक्टिस हो रहा है। ब्यूरोक्रेसी, डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी तो वो बहुत दूर की बात है, हमारे यहाँ चल रहा है अल्लाह करेसी। तो जो अल्लाह करेसी वही हो रहा है। आगे चलते हैं। ये लिख लिया ना भाई, पांचवा निज़ाम, जस्ट आपको समझाने के लिए कि इस वक्त पाकिस्तान में हो क्या रहा है। उसके बाद आज हम चलते हैं, हम देखते हैं कि कानून कैसे बनता है। हमने सोर्सेज ऑफ लॉ देखे थे, और उसमें पढ़ा था कि एक सोर्स जो है वो लेजिस्लेशन है। अब लेजिस्लेशन कौन करती है? जाहिर बात है लेजिस्लेटिव बॉडी करती है। लेजिस्लेटिव बॉडी कौन सी है पाकिस्तान की? हमारी पार्लियामेंट, जिसमें नेशनल असेंबली और सेनेट आते हैं। अब वहाँ पे कौन लेजिस्लेशन करते हैं जी? वहाँ पे हमारे नुमाइंदे करते हैं जनरल पब्लिक के।
MNAs होते हैं, MPAs होते हैं, और इस तरह सेनेटर मिलके ये करते हैं। MNAs MPAs हम डायरेक्टली भेज रहे होते हैं, सेनेटर इनडायरेक्टली आ रहे होते हैं, लेकिन बहरहाल वो भी हमारे मुंतखब किए हुए जो नुमाइंदे होते हैं वही सिलेक्ट कर रहे होते हैं। मतलब सेनेटर जो होते हैं वो प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर सिलेक्ट करते हैं, MPAs सिलेक्ट करते हैं। तो लिहाजा हर बार जब सेनेट का इलेक्शन होता है तो आपको सुनने को मिलता होगा बकरा मंडी लगी हुई है, फिश मार्केट बनी हुई है, या वो बैग चल रहे हैं या थैले चल रहे हैं। तो वो बेसिकली किन पे चल रहे होते हैं जी? सेनेटर खरीद रहे हैं। तो सेनेटर कैसे, कौन, क्यों को खरीदा जा रहा होता है? बेसिकली ये वो टाइम होता है जिसमें MPAs की सुने जाते हैं। नहीं तो नॉर्मली सारा कुछ यहाँ पे MNAs को मिलता है। MPAs तो बेचारे बस ठीक ही है, प्रोविंशियल असेंबली का जो बजट होता है। तो लिहाजा फिर उनके लिए दिहाड़ी लगाने का मौका कब होता है? जब सेनेट का इलेक्शन होता है, तो फिर उनके वोट से सेनेटर मुंतखब होने होते हैं। तो लिहाजा फिर वहाँ पे ये फिशिंग चलती है और बकरा मंडी बनती है, हॉर्स ट्रेडिंग होती है, ये सारा कुछ होता है। तो ये उनको खरीदने के लिए होता है ताकि वो सेनेटर जो है अपने मुंतखब करा सके अपनी पार्टी के। अब अच्छा, अब वहाँ पे भी नुमाइंदे ही बैठे होते हैं। अब ज़ाहिर बात है कोई कानून बनना है। अब ऐसे नहीं होता कि आप इमरान खान साहब रात को सोएं और उनके ख्वाब में कोई आके बता जाए सुबह उठ के ये कानून बनाओ, और वो खड़े हो रहे हो और सज्जाद ये कानून बनना चाहिए। नहीं, ये नहीं हो सकता। वहाँ पे ऐसा नहीं होता। तो क्या होता है बेसिकली, ये बनता कैसे, इसका एक प्रोसेस क्या है? देखो बच्चे, सबसे पहले एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होती है। मिसाल के तौर पे आप MNA हैं, MP हैं, आप रोड पे जा रहे हैं और आपने देखा कि भाईजान एक बच्चा है वो एक रेड़ी खींच रहा है, एक बड़ी वजनी रेड़ी खींच रहा है। आपने अपनी गाड़ी रोकी, आप नीचे उतरे, उसको सलाम किया, उसके साथ फोटो शोटो बनवाई, उससे पूछा। तो बहरहाल आप उतरे तो तस्वीरें बनवाने के लिए थे, लेकिन बहरहाल आपने पूछ लिया, उतरे ये क्या कर रहे हो? कहते मैं मजदूरी कर रहा हूँ। कहते क्यों भाई? मेरे घर का खर्चा चलाना है। वो कहता क्या तुम्हारा अब्बू नहीं हो? कहता है। तो कहते फिर क्यों कर रहे हो? कहते ज़बरदस्ती करा रहे हो। वैसे पढ़ते नहीं हो? कहते नहीं। अब उसे ये लगता है कि भाई आपके अंदर थोड़ी सी कहीं से इंसानियत जाग जाती है मुश्किल। आप MNA हैं तो आप सिंपल ये तसव्वुर कर लेना कि आप MNA हैं, तो इंसानियत वैसे ही मर जाती है। खैर, थोड़ी सी इंसानियत आपके अंदर जाग जाती है और आप कहते हैं यार ये गलत है, बच्चों से काम नहीं होना चाहिए। जनाब आप ऐसे असेंबली में आते हैं और वहाँ पे बैठ के ऐसे सोच रहे होते हैं और आप कहते हैं जिसके ऊपर कानून होना चाहिए कोई ना कोई, कि बच्चों से काम नहीं करवाना चाहिए, या कम से कम पार्ट टाइम जॉब होनी चाहिए, फुल टाइम नहीं होनी चाहिए, और उनकी स्टडी जो है वो प्राइम फोकस होना चाहिए। तो आप वहाँ पे बैठे हैं और आपने अपने चंद दोस्तों के साथ डिस्कस किया, और उसके बाद आपने क्या किया? ये कानून साज एक असेंबली होती है, कमेटी होती है, इसको लेजिस्लेटिव कमेटी कहा जाता है। कमेटी, उसके मेंबर्स होते हैं, वो MNA इसके अंदर आती है, नेशनल असेंबली के अंदर आती है, सेनेट के अंदर आती है। अब वहाँ पे गए, उन्होंने कहा जी ये कानून बनाना है। वो कहते हैं जी कौन सा कानून? आपने उनको मोटे मोटे आइडियाज़ दिए, बताया कि ये इस तरह मैंने देखा, ये मसला था, इसके ऊपर कानून होना चाहिए। तो वो क्या करती है, जो कमेटी होती है वो एक ड्राफ्ट प्रिपेयर करती है। ड्राफ्ट प्रिपेयर करती है मतलब तमाम फैक्ट्स को, फिगर्स को, लीगल लैंग्वेज जो अब हमारे लॉ में है। भाई आपके ख्याल में ये क्या सदर ममनून हुसैन ने ये वाली लैंग्वेज लिखी हुई होगी है? या ये लैंग्वेज जो है वो हमारे जनाब जी सिंध के वो जो कौन थे यार, सिंध के कामल शाह साहब, उन्होंने ये लिखी है? तो ये फिर लैंग्वेज आ कहाँ से जाती है अगर लॉ ने MNAs MPs ने बनाना? तो बेसिकली ये बेसिकली पढ़े लिखे लोग होते हैं उस कमेटी के अंदर, और ये वो बनाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, एक ड्राफ्ट प्रिपेयर करते हैं, और जिसके अंदर लिखा होता है मोटा मोटा सा, अगर आप इसका आइडिया लें तो यही होगा कि किसी भी बच्चे को जो है वो ज़बरदस्ती मजदूरी नहीं कराई जा सकती, बल्कि फुल टाइम कराई ही नहीं जा सकती, पार्ट टाइम कराई जा सकती है, हर बच्चे को तालीम दिलाना हक है, वगैरह वगैरह, और जो करेगा उसकी ये सज़ा है। ये एक ड्राफ्ट प्रिपेयर होगा। अब ये ड्राफ्ट जो प्रिपेयर हुआ ये सिर्फ आपकी ख्वाहिश के ऊपर हुआ, मतलब ये कानून नहीं हो सकता। क्यों? ये सिंपल आपकी ख्वाहिश थी, क्या पता ये ठीक है या नहीं है, बाकी लोग इस पर क्या सोचते हैं, तो आपकी ख्वाहिश है। तो फिर क्या होता है कि इस ड्राफ्ट को 2-3 जगह से अप्रूवल मिलनी चाहती है। अगर ये ड्राफ्ट 3 जगह से अप्रूव हो जाता है तो फिर ये कानून बन जाता है। और वो 3 जगह कौन सी है? सबसे पहले मतलब तीनों, सबसे पहले से नहीं, किसी भी हाउस में हो सकता है। मतलब मैं आपको एज ए MNA लेके चल रहा हूँ, अगर मैं आपको सेनेटर लेके चल रहा हूँ तो आप सेनेट में भी सेम यही कुछ कर सकते हैं। वहाँ पे भी कमेटी उनके अंडर भी आती है, वहाँ पे भी ड्राफ्ट प्रेजेंट हो सकता है, बन सकता है, किसी भी हाउस में बन सकता है। दोनों हाउसेज में से कोई भी बंदा दे सकता है, सेनेटर भी दे सकता है, MNA भी दे सकता है। अच्छा जी, तो लिहाजा क्या हुआ कि जनाब ड्राफ्ट प्रिपेयर हुआ और आपने जनाब जी सारा कुछ हो गया। अब इसको 3 लोगों की, 3 हाउसेस की, 3 पिलर्स की अप्रूवल चाहिए कानून बनने के लिए, नेशनल असेंबली की, सेनेट की एंड प्रेसिडेंट की। जब ये तीनों की अप्रूवल मिलेगी तब वो कानून बनेगा। अब जाहिर सी बात है कि सबसे पहले ये अप्रूवल के लिए प्रेजेंट होगा जिस हाउस में बना गया ये ड्राफ्ट, जिस हाउस के बंदे ने ये ड्राफ्ट बनाया है उसी में ही प्रेजेंट होना है। तो से कि आप MNA, तो आपने इस ड्राफ्ट को क्या करना है, फिर आप नेशनल असेंबली में प्रेजेंट करेंगे मेंबर्स के साथ।
मेंबर्स के सामने प्रेजेंट करेंगे। इसका तरीकाकार क्या होता है कि इन सब की कॉपी करके आप हर मेंबर को दे देंगे और कहेंगे कि जी आज के अगला इजलास जो है उसके अंदर हमें इसकी अप्रूवल करनी है, आप पढ़ लें, समझ लें, जो भी है। फिर क्या होगा, इस ड्राफ्ट के ऊपर तमाम लोग पढ़ेंगे, अपनी अपनी सजेशन आप तक आएंगी, आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, आप चेंजेस कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद फिर इजलास होगा, उसके अंदर वोटिंग होगी। वोटिंग होती है तो आपके ड्राफ्ट के ऊपर, जिस तरह कंपनी लॉ में अगर देखें हम, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है तो रेजोल्यूशन पास होती हैं, तो लिहाजा एक रेजोल्यूशन पास हो गया, अगर तो रेजोल्यूशन मेजॉरिटी से पास हो जाती है तो ये ड्राफ्ट जो है एक हाउस से पास हो गया। इससे जिस हाउस में जनरेट हुआ था, हमने एग्जांपल ली है नेशनल असेंबली। उसके बाद इसको क्या होगा, इसको प्रेजेंट किया जाएगा, यहां से पास हुआ, उठा के सेनेट कहता है। क्यों? सेनेट की अप्रूवल चाहिए। हम कल में देख चुके हैं कि भाई ये नेशनल असेंबली के लिए ऊपर चेक एंड बैलेंस रखने के लिए सेनेट बनाई जाती है, क्योंकि इक्वल उसमें वो होती है, रिप्रेजेंटेशन होती है सुबह। अच्छा, अब आपने क्या किया जनाब जी, ये चला गया अब सेनेट के पास। अब सेनेट में भी सेम प्रोसीजर होगा, मतलब वहां पे भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, इजलास होगा, उसके ऊपर वोटिंग होगी। उसके ऊपर जब वोटिंग होगी, अगर सेनेट भी पास कर देती है तो फिर अब ये क्या होगा, ये एक ड्राफ्ट है, अभी तक ड्राफ्ट है, बिल नहीं बना, ये कानून नहीं बना, ये बिल कह सकते हैं, ड्राफ्ट कह सकते हैं, कानून नहीं बना। अब इसको क्या करना है, नेशनल असेंबली से भी पास हो गया, सेनेट से भी पास हो गया, अब इसको भेज देना है प्रेसिडेंट के पास अप्रूवल के। अब प्रेसिडेंट भी अगर इसको पास कर देता है तो अब ये एक एक्ट बन जाएगा, अब ये कानून बन जाएगा। तो लिहाजा कहानी कहां से स्टार्ट हुई थी, तस्वीरें खिंचवाने से, फोटो खिंचवाने से, बल्कि उससे पहले आपको एमएनए बनाने से, आपके अंदर की इंसानियत खत्म करने से हुई थी ये कहानी शुरू। तो लिहाजा ये एक जनरल तरीकाकार फॉलो होता है। तो क्लियर है यहां तक स्टोरी सारी बच्चे? जी सर। ओके, अब जो अगली हमारी स्टोरी है बेसिकली वो हमारा टॉपिक है। अब देखो ये चीजें सीधी तो है पर इतनी भी सीधी नहीं है, मतलब इस तरह नहीं होता कि आपके जहन में आए और वो नेशनल असेंबली प्रेजेंट हो, पास हो जाए, सेनेट भी पास कर दे, प्रेसिडेंट भी पास कर दे, है मतलब शायद पिया हुआ है सबने, ऐसा नहीं होता। हो सकता है कि किसी को इतराज भी हो, आप नेशनल असेंबली में प्रेजेंट किया, नेशनल असेंबली वालों को इतराज आ गया, वो दोबारा फिर आप उसके अंदर अमेंडमेंट करेंगे, फिर प्रेजेंट करेंगे, फिर पास वो होगा। नेशनल असेंबली से बिल पास हुआ, सेनेट में चला गया, सेनेट वालों ने इतराज खड़ा कर दिया, वापस भेज दिया। आपको क्या करना होगा कि भाई फिर चेंज करके फिर उसको वापस भेजना होगा। दूसरा क्या है कि आपने भेजा, नेशनल असेंबली से बिल पास हुआ, सेनेट में गया, सेनेट वालों ने उसके अंदर चेंज करके पास कर दिया, मतलब आपने एक बिल जो है वो इस तरह से बना के भेजा सेनेट में, जी पास करो, सेनेट वालों ने कहा नहीं जी ये हमें मंजूर नहीं है, आप ऐसे करो, इसको ऐसे बना लो, और इसको उन्होंने पास कर दिया। अब ये वाला बिल बेसिकली मौजूद है, ये तो खत्म हो गया, क्यों, ये अमेंड हो गया। अब ये बिल सेनेट से तो पास है, नेशनल असेंबली से तो पास नहीं है, क्यों, ये अमेंडेड बिल है ना, ये नया बिल है। तो फिर इसको वापस नेशनल असेंबली में आना पड़ेगा और नेशनल असेंबली भी फिर इसी बिल को पास करेगी। पहले एक बिल पास हुआ नेशनल असेंबली से, वो ये वाला था, सेनेट में भेजा गया अप्रूवल के लिए, सेनेट वालों ने अमेंडमेंट करके पास कर दिया। अब ये अमेंडेड बिल है तो इसको तो सिर्फ सेनेट पे अप्रूवल है, नेशनल असेंबली की तो नहीं है। फिर ये दोबारा नेशनल असेंबली में भेजा जाएगा। अगर इस अमेंडेड बिल को नेशनल असेंबली पास कर देती है तो फिर इसको प्रेसिडेंट को भेजा जाएगा, और प्रेसिडेंट पास कर देता है तो ये एक्ट बन जाएगा। ये अगला केस है कि मतलब अमेंडमेंट के साथ अगर कोई भी हाउस पास करता है, देखो हम इस टाइम आपको एमएनए लेके चल रहे हैं, यहीं पे मैं आपको सेनेटर लूंगा तो एग्जांपल सारी पुठी हो जाएंगी, फिर आप सेनेट से ये बिल शुरू होगा और नेशनल असेंबली में जाएगा। दूसरा सिनेरियो क्लियर है कि अगर अमेंडमेंट के साथ कोई भी हाउस इसको अप्रूव करता है तो फिर क्या होगा, वापस पहले हाउस में जाएगा अमेंडेड बिल और फिर से ये पास होगा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा। ये सिनेरियो क्लियर है बच्चे? दूसरा जी सर। ओके। उसके बाद वो कहता है कि भाई इफ द बिल इज ट्रांसमिटेड टू हाउस एंड इज पास्ड विद अमेंडमेंट इट शैल बी सेंट बैक टू द हाउस इन विच इट इज ओरिजिनेटेड। ठीक हो गया। उसके बाद if the bill submitted to house is rejected or not passed within 90 days or a bill sent to house with amendment is not passed by that house with such amendment, क्या हुआ, आपने एक बिल पास किया, आपने एक ड्राफ्ट बनवाया, नेशनल असेंबली में प्रेजेंट किया, पास हो गया, आपने सेनेट को भेजा, सेनेट सो गई, 90 दिन गुजर गए, सेनेट ने उसके ऊपर कोई काम ही नहीं किया, तो क्या मतलब अब लॉ कहता है कि यहाँ पे एक और ऑप्शन मौजूद है। वो क्या है कि आप ज्वाइंट जो है सिटिंग बुला लो, मतलब दोनों हाउसेस के मेंबर्स को इकट्ठा बुला लो और उसके ऊपर वोटिंग करा के पास करा दो। मतलब एक बिल, पहला केस क्या है कि एक बिल जो है वो आपने पास किया नेशनल असेंबली में, सेनेट में भेजा, सेनेट ने उसके ऊपर कोई हलचल ही नहीं हुई, उन्होंने उसे डिस्कस ही नहीं किया, उन्होंने कहा यार ये अब बंदा भी देखो इसका बिल पास करे हमें,
तो क्या हुआ, जैसे ही 90 दिन के अंदर अंदर अगर वो ये नहीं करते तो फिर क्या होगा, एक जॉइंट सिटिंग बुलाई जाएगी, एक कंबाइंड इजलास बुलाया जाएगा दोनों हाउसेज का, उसके सामने वो बिल रख के पास करा दिया जाएगा, एक तरीका। दूसरा क्या है कि आपने एक बिल बनाया था, दूसरा केस जो हमने ये पढ़ा था, आपने एक बिल पास किया, आपने सेनेट में भेजा, सेनेट ने अमेंड करके पास कर दिया और आपको भेज दिया। अब जाहिर बात है आपको दोबारा उसे पास करना है। अब नेशनल असेंबली नहीं पास कर रही, नेशनल असेंबली चिल माहौल में है, वो कुछ नहीं कर रही, 90 दिन फिर गुजर गए, तो फिर भी क्या होगा कि जॉइंट सिटिंग होगी। मतलब एक बिल एक हाउस से निकला, दूसरे हाउस में गया, दूसरे हाउस ने उसके ऊपर कोई हलचल नहीं, तो क्या होगा, जॉइंट सिटिंग हो जाएगी। एक बिल एक हाउस से निकला, दूसरे हाउस में गया, दूसरे हाउस ने अमेंडमेंट करके वापस भेज दिया, जाहिर बात है पहले हाउस की अप्रूवल चाहिए, फिर से क्यों, अमेंड हो गया। पहले हाउस ने कोई हलचल नहीं की, तो फिर भी जॉइंट सिटिंग बुलाई जाएगी और फिर से उस बिल को पास किया जाएगा। क्लियर है बच्चे? जी सर। और जब जॉइंट सिटिंग में पास हो जाएगा तो फिर उसको प्रेसिडेंट की अप्रूवल के लिए भेज दिया जाएगा और वो एक्ट बन जाएगा। उसके बाद वो कहते हैं कि भैया जी, the bill is transmitted to authorized and presented by house with amendment, the bill is sent back to house in which it was originated and not passed by that the bill at the request of the house in which it originated shall be considered in the joint sitting। वही बात हो रही है। अब बात करते हैं हम मनी बिल की। हमने पिछले लेक्चर में मनी बिल को डिस्कस किया था कि मनी बिल क्या होता है। मनी बिल बेटा ये वो तमाम कवानीन होते हैं जो पैसे से रिलेटेड होते हैं, पैसे की कंजम्पशन, कलेक्शन, टैक्सेस वगैरह, मॉनेटरी फिजिकल पॉलिसीज़ वगैरह जो है, ये सारी इसके ऊपर जो रूल्स वगैरह बनते हैं वो मनी बिल के अंदर आते हैं। तो ये मनी बिल के अंदर ये चीज़ें मौजूद होती हैं। अब मनी बिल में हमने एक चीज़ एक्सेप्शन देखी थी कि तमाम बिल, तमाम ड्राफ्ट, माइक म्यूट करें पुत्र, तमाम ड्राफ्ट जो है वो दानिश माइक म्यूट करें, ओके, तमाम बिल या तमाम ड्राफ्ट जो है वो दोनों हाउसेस से पास होना जरूरी है, मतलब नेशनल असेंबली और सेनेट से पास होना जरूरी है। और तीसरा अगर बात करें तो प्रेसिडेंट की अप्रूवल भी जरूरी है। मनी बिल के केस में हमने एक्सेप्शन पढ़ी थी कि भाई जो ये बिल है इसको सेनेट से पास होने की जरूरत नहीं। क्यों भाई, ऐसी क्या इस बिल के अंदर खास बात है कि ये सेनेट से पास करवाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नेशनल असेंबली पास कर दे और प्रेसिडेंट साइन कर दे तो ये पास हो जाएगा। जिस तरह हमारा फाइनेंस एक्ट है, टैक्स का, रिसेंट फाइनेंस एक्ट टैक्स के अंदर आप सब पढ़ेंगे या पढ़ लिया होगा या पढ़ रहे होंगे, तो इस बार इस अटेम्प्ट में वाला टेस्ट होना है। अब क्यों भाई ऐसा क्यों होता है, देखो बच्चे, सेनेट बेसिकली देखो, मैंने कल इस चीज़ को भी समझाया था कि नेशनल असेंबली की जो कंपोजिशन होती है वो मेजॉरिटी वाली पॉपुलेशन वाले इदारे के हिसाब से होती है। मतलब जो सीट्स हैं वो उस सूबे की सबसे ज़्यादा होंगी जिस सूबे की आबादी ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि जो नेशनल असेंबली के अंदर नॉर्मली भी हम यही कहते हैं कि जो पंजाब जीत गया वो हुकूमत बना जाएगा, उसकी हुकूमत होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई देखो, जो नेशनल असेंबली है उसके अंदर मेजॉरिटी मेंबर तो पंजाब के बैठे हैं, मतलब 50% से ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि वो तमाम कवानीन अपने ही फेवर में बनवाएंगे ना, उनको क्या पड़ी है सिंध में जाके तरक्की करें, बलोचिस्तान में तरक्की करें, उन्होंने तो अपनी सीटें पक्की करनी है ना, पंजाब से इलेक्शन होना, बात करता हूँ। तो लिहाजा क्या होगा फिर कि वो अपनी पंजाब के ही हक में सारे चीज़ें पास करते जाएंगे, सारे कवानीन पास करते जाएंगे, तो दूसरे सूबों को खतरा है ना। क्यों, पहले नंबर पे पंजाब है, फिर सिंध है, फिर केपी के, और फिर बलोचिस्तान है, बलोचिस्तान को तो कुछ मिलना ही नहीं है। क्यों, उसके तो मेंबर ही चंद एक होते हैं, उन्होंने तो कोई बिल पास करा ही नहीं सकना अपने हिस्से में। तो लिहाजा इसलिए सेनेट बनाई जाती है वहाँ पे, क्योंकि इक्वल प्रपोर्शन है हर सूबे की। तो इससे क्या होता है कि अगर कोई ऐसा बिल जो किसी सूबे का हक मार रहा होता है वो पास हो भी जाता है नेशनल असेंबली में, तो सेनेट से पास नहीं होगा, क्योंकि सेनेट में तो इक्वल प्रपोर्शन बैठे हैं, वहाँ पे तो ऑब्जेक्शन निकल आएगा। तो लिहाजा इसलिए ये सेनेट का रोल होता है बेसिकली। अब मनी बिल देखो बेटा, मामला है पैसे का। अब जाहिरी सी बात है कि ये जो पैसा है सबसे ज्यादा कौन सा सूबा जनरेट करेगा, जिसकी आबादी सबसे ज्यादा होगी। और सबसे ज्यादा खर्चा किस सूबे पे होना चाहिए, जिसकी आबादी सबसे ज्यादा होगी। क्यों, जरूरत भी तो वहीं पे है ना। आप देखो कि बलोचिस्तान कहे कि जी मुझे पंजाब जितना ही बजट चाहिए, और बलोचिस्तान की आबादी और पंजाब की आबादी को कंपेयर तो करो, 10% भी नहीं बनती हार्डली। तो लिहाजा अब क्योंकि जो मनी बिल है ये इक्वल प्रपोर्शन पे नहीं होता, पैसे की कलेक्शन या डिवीजन जो है वो इक्वल प्रपोर्शन पे नहीं हो सकती, आबादी के हिसाब से होती है। और आबादी के हिसाब से कौन सा हाउस होता है भाई, बताओ जरा मुझे। पंजाब। आबादी के हिसाब से कौन सा हाउस होता है, नेशनल असेंबली होती है या सेनेट होता है?
नेशनल होता है ना सर। नेशनल असेंबली होती है, तो आबादी के हिसाब से नेशनल असेंबली है, तो आबादी के हिसाब से पैसा जब डिवाइड होना है इक्वल प्रोपोर्शन में नहीं करना, तो भैया फिर उसे सेनेट से पास करने की क्या ज़रूरत है। तो लिहाजा जो मनी बिल होता है वो सिर्फ नेशनल असेंबली से पास होता है। क्यों? पंजाब वाले ज़्यादा अगर हिस्सा लेते हैं तो भाई उनका बनता है, उनकी आबादी ज़्यादा है, उनका रेवेन्यू वो दे भी तो ज़्यादा रहे हैं, इस तरह वहाँ से रेवेन्यू कलेक्शन भी ज़्यादा है और यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है पैसे की, आबादी बहुत है भाई। तो लिहाजा इसलिए मनी बिल जो है वो सिर्फ नेशनल असेंबली से पास होता है। तो अब कोई भी मनी बिल जो होगा वो सिर्फ नेशनल असेंबली से ही ओरिजिनेट होगा, नेशनल असेंबली में ही पास होगा, और इसी तरह फिर हाँ सेनेट की रिकमेंडेशन ली जा सकती है। मतलब सेनेटर जो है वो अपनी रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि जनाब यहाँ पे ये कर लें, थोड़ा सा ये कर लें, थोड़ा सा ये कर लें, रिकमेंड उनसे रिकमेंडेशन, उनसे इंस्ट्रक्शन, उनसे एडवाइस ली जा सकती है, लेकिन उनसे अप्रूवल की जरूरत नहीं है। तो लिहाजा बिल जनरेट कहाँ होगा, मनी बिल नेशनल असेंबली में, पास कहाँ होगा, नेशनल असेंबली में। जैसे ही नेशनल असेंबली में पास होता है डायरेक्ट प्रेसिडेंट को भेज दिया जाएगा सिग्नेचर के लिए, और अगर प्रेसिडेंट साइन कर देता है तो वो कानून बन जाएगा, वो एक्ट बन जाएगा। जिस तरह हमारा फाइनेंस एक्ट 2020 आ चुका है, अब तो 2021 भी आने वाला, बल्कि वो हो गया, जून 21 को हो चुका है वो भी 2021 भी। तो लिहाजा ये मनी बिल का एक सिनेरियो है। उसके बाद अगला सिनेरियो है कि देखो अब तक तो हम पढ़ रहे थे ना हाउसेस के बारे में कि यार एक ने दिया, दूसरे ने अमेंड कर दिया, दूसरे ने दिया, तीसरे ने अमेंड कर दिया, बहस की आंख, ये चल क्या रहा है, अप्रूवल अप्रूवल ही खेली जा रहे हैं, कोई सीन नहीं बन रहा। ये अब तीसरे पिलर को तो हम भूल गए थे। लॉ बनने के लिए 3 पिलर का अप्रूवल जो है वो रिक्वायर होती है। कौन से 3 पिलर? पार्लियामेंट, सेनेट एंड प्रेसिडेंट। अब पार्लियामेंट और सेनेट की तो वाट लगाई जा रहे हैं, प्रेसिडेंट साहब छुप के बैठे हैं, क्योंकि ये तो निकलते ही 23 मार्च 14 अगस्त को, तो भैया प्रेसिडेंट की बात भी कुछ ना कुछ पावर है यार। ऐसे ना समझो कि वो बस हमने एक पुतला सा रखा हुआ है, झाड़ झूड़ के हम 23 मार्च को निकाल के स्टेज पे करके सलूट मार के वापस फेंक देते हैं, उसके पास भी कुछ पावर है। अब भाई देखो, एक बिल जो नेशनल असेंबली से पास हो गया, सेनेट से भी पास हो गया, प्रेसिडेंट भी कीड़े निकाल सकता है उसमें। प्रेसिडेंट भी कह सकता है जी मुझे ये अप्रूव नहीं है, तो भाई अब क्या मसला है। तो वो कहते हैं कि द बिल, इफ द बिल इज रिटर्न बाय द प्रेसिडेंट फॉर रिकंसिडरेशन बाय द पार्लियामेंट इन द जॉइंट सिटिंग, तो अगर बिल प्रेसिडेंट की तरफ से रिटर्न हो जाता है अमेंडमेंट के लिए, रिकंसिडरेशन के लिए, तो अब ये बिल फिर दोनों पार्टीज, फिर ये बिल अमेंड होगा और फिर दोनों हाउसेज की जॉइंट सिटिंग में पास होगा। मिसाल के तौर पे हम इसको एग्जांपल से क्लियर करते हैं। आपने एक ड्राफ्ट प्रेजेंट किया था सजाद चाइल्ड लेबर के ऊपर, तो वो नेशनल असेंबली से पास हुआ था, आपने सेनेट में प्रेजेंट किया, सेनेट में भी पास हो, आपने प्रेसिडेंट को भेज दिया, प्रेसिडेंट ने उसमें देखा कि यार इसके अंदर जो है ना वो एक क्लॉज शामिल नहीं है, वो ये है कि भैया जी ये जो बच्चे का बाप होगा उसको सजा दी जाएगी। मतलब ये क्लियर नहीं है कि पनिशेबल कौन होगा, क्या काम करवाने वाला बंदा होगा या बच्चे का बाप होगा जिसने उसे काम पे भेजा है, तो जो फोर्स करने वाला होगा उसको सजा दी जाएगी। तो लिहाजा प्रेसिडेंट साहब ने ये एक बात निकाली और वापस बिल भेजा कि यार ये चेंज करो इसके अंदर। अब फिर क्या हुआ, बिल आपके हाथ में दोबारा आ गया, अब आप चेंज करेंगे तो जारी बात है अमेंड हो गया, तो मतलब अब दोनों हाउसेज से पास हो चुका था ये बिल, अमेंड हो गया, तो मतलब फिर दोनों हाउसेज की अप्रूवल चाहिए अमेंडेड के ऊपर। तो अब ये जॉइंट सिटिंग में डिस्कस होगा। जॉइंट सिटिंग में अगर ये बिल पास हो जाता है तो फिर प्रेसिडेंट को दोबारा भेज दिया जाएगा, ठीक है, और उसके बाद प्रेसिडेंट अगर उसकी अप्रूवल दे देता है तो वो पास समझा जाएगा, और प्रेसिडेंट ने ये सब कुछ 10 दिन के अंदर करना होता है, अप्रूवल देनी है या रिजेक्शन देनी है। तो लिहाजा अगर प्रेसिडेंट कोई ऑब्जेक्शन लगा के बिल को वापस भेज देता है तो फिर बिल जो है वो जॉइंट सिटिंग में डिस्कस होगा। तो सारे सिनेरियो क्लियर है पुत्र, ये भूल जाएंगे, आपने इनको पढ़ना है, बुक के अंदर इसका चार्ट मौजूद है, उस चार्ट को आपने समझना है, पढ़ना है, देखना है। क्लियर है पुत्र? जी सर। अच्छा, ये तो हमने एक चीज देखी कि भाई प्रेसिडेंट के हाथ में एक पावर तो ये है क्या कि भाई वो साइन ही ना करे, और कहे मैं नहीं करता भाई, मैं नहीं बोल रही, वो कहे नहीं मैं नहीं, वो जिद पे आ जाए। एक तो ये पावर है, एक और पावर भी होती है, वो क्या होती है कि अगर नेशनल असेंबली या सेनेट मौजूद नहीं है, मतलब जिस तरह कि डिज़ोल्व हो गई हैं कंपनियां, असम्बलियाँ तोड़ दी जाती हैं। मिसाल के तौर पे अभी जब ये हुकूमत बनी थी तो शुरू में एक आधा साल जो है, 1.5 साल इमरान खान को बड़ा ब्लैकमेल किया हमारी हुकूमतों ने, अपोजिशन ने, मेम्बरान ने, और इस तरह हमारी ब्यूरोक्रेसी ने भी। तो याद है उसके बयान आया करते थे कि मैं असम्बलियाँ तोड़ दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा।
तो असम्बलियाँ तोड़ देने से क्या मुराद है कि भाई हुकूमत डिज़ोल्व कर देनी चाहिए। अब असम्बलियाँ जब टूटती हैं तो मतलब नेशनल असम्बली ख़त्म हो जाती है, लेकिन प्रेसिडेंट मौजूद रहता है, प्रेसिडेंट नहीं जाता। असम्बलियाँ ख़त्म होती हैं, प्रेसिडेंट नहीं जाता। सेम इसी तरह जब इलेक्शन का पीरियड होता है तो इलेक्शन जिस दिन होने होते हैं उससे कुछ अर्सा पहले ही हुकूमत ख़त्म हो जाती है। एक अबूरी कबीना आ जाती है जो सारा निज़ाम चला रही थी, प्रेसिडेंट उस वक्त भी मौजूद होता है। फिर उसके बाद जब वोट होता है, इलेक्शन होता है, मेंबर इलेक्ट होके असम्बलीज में आ जाते हैं, तब भी पिछला प्रेसिडेंट मौजूद रहेगा। इमरान खान से किसने वो लिया था हलफ? हमने ये चीज़ पढ़ी है लास्ट लेक्चर में कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। तो इमरान खान से हलफ किसने लिया था भाई, जल्दी बताओ, किसी को है याद? सर ममनून हुसैन ने तो नहीं लिया? ममनून हुसैन ने ही तो लिया था भाई, प्रेसिडेंट तो वही था। हालांकि जी जी ममनून हुसैन जो प्रेसिडेंट इलेक्टेड था वो नून लीग का था ना। जी सर। पीटीआई की हुकूमत आ गई, वो सारे बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो गया, प्रेसिडेंट अभी पिछला चल रहा है, तो लिहाजा प्रेसिडेंट मौजूद रहता है। अब अगर असम्बली सेशन में नहीं है तो मतलब कानून तो नहीं बन सकता, एक्ट तो नहीं बन सकता। क्यों? नेशनल असम्बली नहीं है तो भाई कैसे बिल बनेगा, पास होगा दोनों हाउस से? एक हाउस से तो बिल बन ही नहीं सकता, सेनेट तो पास ही नहीं कर सकती अकेली। तो भैया इस सूरत में क्या फिर लॉ की ज़रूरत नहीं रहती? नहीं, लॉ की तो किसी वक्त भी ज़रूरत पड़ सकती है, किसी किस्म के ऑर्डिनेंस की पड़ सकती है। और हमारा मुल्क तो चल ही ऑर्डिनेंस पे रहा है ना। अब हमारा मुल्क जो है ना वो सारा एसआरओज नोटिफिकेशन, आप सेल टैक्स जब आप एडवांस लेवल पे जाएंगे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा सेल टैक्स एक्ट की बुक कितनी है, एसआरओज और सर्कुलर इतने हैं। तो हमारा मुल्क सर्कुलर्स पे ही चल रहा है, एसआरओज पे ही चल रहा है, ऑर्डिनेंस पे ही चल रहा है। तो फिर इस सूरत में क्या होता है कि प्रेसिडेंट के पास राइट होता है कि वो एक्ट बना सकता है। वो एक्ट नहीं कहलाता, वो कानून बना सकता है, उसको एक्ट नहीं कहते, उसको ऑर्डिनेंस कहते हैं। अब वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। अब ऑर्डिनेंस क्या है? एक लॉ ही है, लेकिन क्या कि इसका जो टाइम पीरियड है, देखो एक्ट जो है वो परमानेंट है जब तक कि उसको स्पेसिफिकली इन पार्लियामेंट जो है कैंसल ना किया जाए। किसी कानून को ख़त्म करने का सिर्फ एक तरीकाकार है कि नेशनल असेंबली पार्लियामेंट के अंदर उसको कैंसिल किया जाए रेजोल्यूशन पास करके। जबकि जो ऑर्डिनेंस होता है इसकी ऐसी चीज़ नहीं है, ये एक टाइम पीरियड के लिए लिमिटेड होता है, स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है, और जैसे ही वो टाइम गुजरता है ये खत्म होता है। तो लिहाजा ऑर्डिनेंस क्या कह सकते हैं आप? इसको शॉर्ट टर्म कानून कह सकते हैं, शॉर्ट टर्म एक्ट कह सकते हैं, शॉर्ट टर्म लॉ कह सकते हैं। तो लिहाजा प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। अच्छा, अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि भैया जी क्या कि वक्त की ज़रूरत है, असम्बली सेशन में नहीं है, तो वो एक ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। अब बेटा ये जो ऑर्डिनेंस है इसकी लाइफ क्या है? क्यों? क्योंकि ये शॉर्ट टर्म लॉ है ना, शॉर्ट टर्म एक्ट है ना, तो बेटा इसकी लाइफ जो होती है वो 120 डेज है। मतलब 120 दिन के बाद ये ऑर्डिनेंस खुद ख़त्म हो जाएगा। तो क्या हुआ, असम्बलियाँ अभी थी नहीं, इलेक्शन हो रहे थे, तो इस दौरान जनाब जी प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डिनेंस इशू कर दिया। अब वो ऑर्डिनेंस इशू हो गया तो 120 दिन तक तो वो एक्ट ही रहेगा, तकरीबन एक्ट रहेगा, उस पर काम भी वैसे होगा, सारा कुछ होगा। 120 दिन के अंदर अंदर असम्बलीज दोबारा बन गई। अब यहाँ पे दो तरीकाकार हैं। पहले नंबर पे अगर तो दो ऑप्शन है ना, उस ऑर्डिनेंस को आपने परमानेंट करना है एक चीज, और दूसरे नंबर पे या तो उसको कैंसिल करना। दो ही ऑप्शन है ना, असम्बलीज आ गई, ऑर्डिनेंस चल रहा है, ठीक है, क्यों? उसके 120 दिन के बाद उसने खत्म हो जाना है। अगर आप इंतजार करें 120 दिन पूरे हो वो खुद खत्म हो जाए। दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि भाई नेशनल असेंबली चाहती है कि वो जो ऑर्डिनेंस इशू होता है उसको एक्ट बना दिया जाए, मतलब परमानेंट कर दिया जाए। और तीसरा ऑप्शन क्या है कि भाई अभी 120 दिन खत्म होने में तो टाइम पड़ा है, अभी से उसको कैंसिल करना है। नेशनल असेंबली ये चाह सकती है। तो लिहाजा अगर तो नेशनल असेंबली वेट करती है 120 दिन के बाद ऑर्डिनेंस खत्म। अगर नेशनल असेंबली चाहती है कि ये परमानेंट हो जाए तो उस ऑर्डिनेंस को अप्रूव करना होगा नेशनल असेंबली और सेनेट। जिस तरह के एक ड्राफ्ट अप्रूव होता है, सेम इस तरह ये भी एज अ ड्राफ्ट नेशनल प्रेसिडेंट की अप्रूवल तो ऑलरेडी इसके ऊपर मौजूद है। तो लिहाजा बाकी दो पिलर कौन से रह गए? नेशनल असेंबली एंड सेनेट। तो इन दोनों को जो है वो प्रेजेंट करके अगर ये दोनों पास कर देते हैं, रेजोल्यूशन पास करके, तो जो ऑर्डिनेंस था वो एक्ट बन जाएगा। तीसरा केस ये है कि भाई ऑर्डिनेंस इशू हुए 80 दिन हुए हैं, असम्बलीज बन गई। अब असम्बली वाला जो है प्राइम मिनिस्टर जो है वो चाहता है कि जनाब ये जो ऑर्डिनेंस इसको ख़त्म होना चाहिए,
खुद ब खुद तो ये 120 दिन तक जाके ख़त्म होगा। तो लिहाजा इसको ऑर्डिनेंस को ख़त्म भी किया जा सकता है अगर वो रेजोल्यूशन पास कर देते हैं नेशनल असम्बली के अंदर कि ये ऑर्डिनेंस आज के बाद ख़त्म है, तो वो 80 दिन के बाद ऑर्डिनेंस ख़त्म हो जाएगा, वो फिर 120 दिन का इंतज़ार नहीं रहेगा। तो लिहाजा प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। ऑर्डिनेंस क्या है, एक किस्म का लॉ ही है, ये शॉर्ट टर्म एक्ट होता है, इसकी सेम पावर प्रिविलेजेस होती हैं। इसकी लाइफ क्या है, 120 डेज। अब इसके ऊपर क्या क्या एक्शन हो सकते हैं, ये कैंसिल हो सकता है, ये एक्सपायर हो सकता है और ये परमानेंट हो सकता है। कैंसिल कैसे हो सकता है, रेजोल्यूशन पास करके। परमानेंट कैसे हो सकता है, रेजोल्यूशन पास करके। कौन करेगा, नेशनल असम्बली। और एक्सपायर कैसे हो सकता है, 120 दिन इंतजार करो, खुद एक्सपायर हो जाएगा। तो क्लियर है ये वाला बच्चा, प्रेसिडेंट की थोड़ी सी पावर ताकतें वगैरह देखिए, फिर मजाक समझ लो तुसी। क्लियर है जी सर। चलो जी, गुड हो गया। एक छोटी सी चीज़ आज हम मजीद पढ़ते हैं और उसके बाद डेलीगेटेड लेजिस्लेशन वगैरह हम कल करेंगे इंशाल्लाह। लैप्स ऑफ बिल, एक बिल है बेटा, ऐसा हुआ कि प्रेजेंट हुआ, पास हुआ और असम्बली डिज़ोल्व हो गई। अब आपको पता है कि जब असम्बली डिज़ोल्व होने का मतलब क्या होता है कि नेशनल असम्बली का ख़त्म हो जाना। सेनेट मौजूद रहती है, सेनेट को डिज़ोल्व नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर डिक्टेटर आ गया तो और ही बात है भैया, उसने तो सारों का बोरिया बिस्तरा घोल कराना है, लितर पुला करके सारों को थाने में डाल देना, वो एक और एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे, हम अपने जमहूरी निज़ाम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर प्राइम मिनिस्टर असम्बली डिजॉल्व करता है तो उसका मतलब है नेशनल असम्बली डिजॉल्व होगी। क्यों, असम्बली का नाम ही नेशनल असम्बली के साथ ही आ रहा है ना, सेनेट असम्बली सुना है कभी। और इसी तरह अगर टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, 5 साल की मुदत खत्म होती है, तो भी असम्बलियाँ डिजॉल्व हो जाती हैं और वो भी नेशनल असम्बली डिजॉल्व होती है, सेनेट डिजॉल्व नहीं होती। तो जैसे क्या हुआ, अ बिल शैल लैप्स ऑन रेजोल्यूशन ऑफ नेशनल असम्बली इफ इट इज पेंडिंग in or passed by the National Assembly and it is pending in the Senate। क्या हुआ, समझिएगा, ये वाला पॉइंट जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। अगर केस स्टडी इस पूरे टॉपिक में से कहीं पे बन सकता है ना, ये एक टॉपिक है, इसके ऊपर वो केस स्टडी बना सकता है छोटा सा आपको। वो ये कि भाई आप एमएनए थे, इंसानियत नाम की चीज़ मर चुकी थी, आप गुजरे, आपको बच्चा नजर आया, आपके दिल में दर्द जागा, आप चले गए, आपने एक ड्राफ्ट बनवाया, एक बिल बन गया। ड्राफ्ट, ये बिल, एक ही चीज़ सिनोनियम मैं यूज़ कर रहा हूँ इनको। आपने बिल बनाया और अभी पास होने के लिए भेजना ही था, असम्बलियाँ टूट गई। इमरान खान साहब ने जनाब जी रात को 12 बजे खड़े हुए कह दिया, वो सज्जाद बैठ जाए, असम्बलियाँ वोट में जाने। अब ये बिल का क्या बनेगा, तो ये बिल डिसॉल्व हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, इसकी कोई बात नहीं। एक चीज़। दूसरा केस, आपने जनाब जी प्रेजेंट किया, बिल पास हुआ, नेशनल असम्बली से सेनेट में गया और अभी तक सेनेट ने पास नहीं किया, पीछे से आपकी असम्बली फिर डिसॉल्व हो गई, तो भी वो बिल कैंसल हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। एक ऐसा बिल जो नेशनल असम्बली में बना, पास नहीं हुआ, असम्बली डिसॉल्व हो गई, बिल खत्म। एक ऐसा बिल जो नेशनल असम्बली में बना, नेशनल असम्बली से पास हुआ, सेनेट को भेजा गया, सेनेट ने पास नहीं किया। देखो, अगर सेनेट पास कर देती तो फिर वो बिल खत्म नहीं हो सकता, वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट तो मौजूद है। तो लिहाजा एक बिल नेशनल असम्बली में क्रिएट हुआ, नेशनल असम्बली में पास हुआ, सेनेट में भेजा गया, अभी सेनेट में पास नहीं हुआ, पीछे से नेशनल असम्बली डिसॉल्व हो गई, बिल खत्म हो जाएगा। तो लिहाजा जनरल रूल, कोई भी ऐसा बिल जो नेशनल असम्बली में जनरेट होगा, जो नेशनल असम्बली में जनरेट होगा और अगर वो दूसरे हाउस की अप्रूवल से पहले असम्बली डिसॉल्व हो जाती है तो बिल खत्म हो जाएगा। जनरल रूल, कोई ऐसा बिल जो नेशनल असम्बली में प्रेजेंट हुआ, पास हुआ, जो मर्जी हो जाए, लेकिन अभी तक किसी सेकंड पिलर की अप्रूवल नहीं आई, असम्बली डिसॉल्व हो गई, बिल खत्म हो जाएगा। दूसरा केस क्या है, अगर बिल सेनेट में बना, मतलब आपको हम सेनेटर बना देते हैं, आपने एक बिल जो है वो बनाया, अभी सेनेट में अप्रूवल के लिए प्रेजेंट करना था, नेशनल असम्बली डिसॉल्व होगी। क्यों डिसॉल्व नेशनल असम्बली ने होना है, सेनेट नहीं होगी, सेनेट परमानेंट बॉडी है। तो भाई आपके बिल पे कोई फर्क नहीं पड़ना, ये डिसॉल्व नहीं होगा। क्यों, ये अभी आपका हाउस तो सेशन है, वो तो चल रहा है। दूसरा सिनेरियो कि भैया जी सेनेट में बिल प्रेजेंट हुआ, सेनेट में बिल पास हुआ, नेशनल असम्बली को भेजा गया, अभी उन्होंने पास करना ही था, असम्बलियाँ डिसॉल्व हो गई, तो भी ये बिल जो है वो लैप्स नहीं होगा, ये बिल अपनी जगह पे कायम रहेगा, इसकी अप्रूवल कायम रहेगी। नई असम्बली आएगी, उसमें ये बिल प्रेजेंट होगा, नेशनल असम्बली पास कर देगी, तो ये प्रेसिडेंट को भेज दिया जाएगा।
लिहाजा यानी सर अगर सेनेट पास कर दे तो फिर ये डिसॉल्व नहीं होता, लेकिन अगर नेशनल असेंबली ने पास किया और सेनेट में ना हो तो डिसॉल्व हो जाता है। बस ये भी एक जनरल रूल है, लेकिन इससे बेहतर जनरल रूल दो आप ध्यान में रखें ना। ऐसा बिल जो नेशनल असेंबली में पास हुआ, सेनेट ने अप्रूवल नहीं दी, डिसॉल्व हो जाएगा। ऐसा बिल जो सेनेट में प्रेजेंट हुआ, पास हुआ, नेशनल असेंबली ने अप्रूवल नहीं दी, वो लैप्स नहीं। जनरल रूल आप इसके एक दो जिस तरीके से मर्जी बना लें। क्लियर है यहाँ तक? जी सर। हाँ, और ये भी ठीक है कि सेनेट की अप्रूवल हो गई तो भैया वो बिल नहीं रिजॉल्व हो सकता, चाहे वो नेशनल असेंबली से आया हो, चाहे वो कहीं से भी आया। ठीक हो गया, सेनेट से आया। तो लिहाजा ये हमारा आज का छोटा सा टॉपिक था, और उसके बाद आगे हमारा छोटा सा टॉपिक कल हम इंशाल्लाह इसको ख़त्म कर देंगे, ये चैप्टर हमारा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का। और सैटरडे को आपके इस चैप्टर का टेस्ट होगा। सैटरडे क्लास नहीं होती, टेस्ट होगा। सही है बच्चे? सर ये सिनेरियो वगैरह जो है ये सारे याद करने हैं ना, मतलब जी जी पुत्र, आपको पता होने चाहिए। ये याद करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप इसका चार्ट है बुक के अंदर, आप उसको एक बार समझ लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा कि ये क्या चल रहा है, उसको समझना ठीक ज़्यादा सर। जरूरी है। ठीक हो गया पुत्र? ओके, तो ये आज की हमारी क्लास थी। कोई भी क्वेश्चन हो बेटा ग्रुप में डायरेक्टली मेरे से पूछ लिया करो। और इसी तरह कोई चीज़ मिसिंग है, नहीं मिल रही, नोट्स नहीं मिल रहे होते या लेक्चर नहीं अपलोड हो रहे होते तो मुझे रिमाइंड करा दिया करो, क्योंकि बंदा इधर उधर इंसान है भाई, गलती हो ही जाती है। तो लिहाजा मिलते हैं इंशाल्लाह कल की क्लास में। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़बान में रखे पुत्र। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर।